लालची गौरी कवि और कालू कौवा जंगल में नए नए आए थे। उन्होंने अपना जंगल इस वजह से छोड़ा था कि उस जंगल में नदी के अंदर बहुत ही सुंदर परी रहती थी, जो काले चांद की रात नदी से बाहर आती। उस रात जो भी पक्षी सबसे पहले नदी पर जाता उसको वरदान देती थी। काले चांद की रात साल में 2 बार आती थी। गौरी, हम अपना जंगल तो छोड़कर आ गए हैं। अब ये ना हो कि हमें इस जंगल से भी कुछ ना मिले। कालू जी, तुम अपना मुंह बंद रखो। इस जंगल से तो मैं उस परी से वरदान लेकर ही जाऊंगी, देखना तुम। और अगर परी ने हमें वरदान ना दिया तो? ऐसी की तैसी उस परी की, अगर उसने हमें वरदान ना दिया। उसी जंगल में रानू चिड़िया नामी एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। वो हर वक्त दूसरों की मदद करती और उनसे अच्छे से पेश आती थी। रानू चिड़िया बहुत भोली चिड़िया थी, मगर वो समझदार भी उतनी ही थी। एक दिन जंगल के पक्षी मिठू तोते की दुकान पर बैठे चाय पी रहे थे कि वहां गौरी कवि और कालू कौवा भी आ जाते हैं। उनको देखकर सारे पक्षी मुंह मोड़ लेते हैं, मगर रानू चिड़िया ऐसा नहीं करती। आओ कालू भाई और गौरी बहन, आप भी हमारे साथ चाय पियो। नहीं, मैं इन कौवों को अपनी दुकान से चाय नहीं पीने दूंगा। क्यों? क्यों तोते भाई? रानू चिड़िया, ये कौवे हमारे जंगल में इसलिए आए हैं ताकि काले चांद की रात को परी से वरदान ले सके। अच्छा, और ये आपसे किसने कहा? सारे पक्षी ही ये कहते हैं। दूसरे पक्षी अगर कुएं में गिरेंगे तो क्या आप भी गिर जाएंगे मिठू भाई? रानू चिड़िया की इस बात पर मिठू तोता खामोश रहता है। रहने दो रानू बहन, हम चलते हैं यहाँ से। हमें तो लगा था कि नए जंगल के पक्षी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, मगर अब क्या करें। गौरी झूठे आंसू बहाती कालू कौवे के साथ वहां से चली जाती है। फिर काले चांद की रात आ जाती है। कालू जी, जल्दी करें, चलते हैं। ऐसा ना हो कि कोई और पक्षी आकर परी से वो वरदान ले जाए। हाँ हाँ गौरी, जल्दी करो। फिर वह दोनों नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। गौरी, ये परी तो आ ही नहीं रही। रुको कालू जी, मैं आवाज देती हूँ। परी, परी जी, कहाँ हो? बाहर आ जाओ, आज काले चांद की रात है। गौरी, मुझे लगता है कि परी नहीं आएगी। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम कितने बड़े लालची हैं। तुम चुप करो कालू, वो आएगी, तुम देखना। गौरी ने अभी ऐसा कहा ही था कि नदी से एक तेज रोशनी आती है और देखते ही देखते एक बहुत ही सुंदर सी परी बाहर आती है। कालू कौवा और गौरी कवि तो खुशी के मारे झूम उठते हैं। कालू जी, वो देखो, परी बाहर आ गई, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। परी नदी से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। आज तुम दोनों आए हो वरदान के लिए। हाँ परी जी, हम दोनों बहुत गरीब हैं। प्लीज हमें कोई ऐसा वरदान दे, हमें सारी जिंदगी कुछ कमाना ही ना पड़े। ठीक है, लेकिन वरदान से पहले मेरे कुछ सवाल होते हैं। अगर तुम दोनों कौवों ने उन सवालों के सही जवाब दिए तो मैं तुम दोनों को ऐसा वरदान दूंगी कि तुम दोनों कभी भी थकोगे नहीं। ठीक है परी, आप हमसे सवाल पूछें। कालू कौवे और गौरी कवि के खुशी के मारे पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा दाना हो और गरीब पक्षी तुम्हारे पास आकर दाना मांगे तो तुम उसे दाना दोगे या खुद खाओगे? क्या परी जी, हम क्यों किसी और को देंगे, हम तो खुद ही खाएंगे। गौरी के जवाब के बाद परी दूसरा सवाल करती है। अगर तुम्हें एक खजाना मिले तो तुम उसे खुद ही सारा रखोगे या दूसरे पक्षियों को भी दोगे? क्या? हमारा कौन सा दिमाग खराब है जो हम दूसरों को बांटते फिरे? हम तो खुद ही रखेंगे, आखिर मिला भी तो हमें ही है ना। हाँ परी जी, कालू बिल्कुल ठीक कह रहा है। और आप हमसे अच्छे से सवाल पूछे ना, ये क्या पूछ रही हैं? हम कौन सा हातमताई हैं जो हर चीज दूसरों को देते फिरेंगे। बस, मैंने जो पता करना था वो कर लिया। तुम दोनों कौवे बहुत ही लालची हो। तुम हमेशा अपने पेट पर ही हाथ मारने वालों में से हो, इसलिए मैं तुम दोनों को वरदान नहीं दूंगी। क्या? क्या कहा? क्या तुम हमें वरदान नहीं दोगी? लेकिन हम भी तुमसे वरदान लेकर ही रहेंगे। हाँ, गौरी सच कह रही है,
हम वरदान लिए बिना कहीं नहीं जाने वाले। आखिर इस वरदान की वजह से हमने अपना पुराना जंगल छोड़ा और इस नए जंगल में आए। और हाँ, ऊपर से उन छोटे पक्षियों की बातें भी सुनी। तभी वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। क्या तुम दोनों इस वरदान के लिए इस जंगल में आए थे? इसका मतलब मिठू भाई सच कह रहा था। ठीक है, अगर तुम कौवों को इतना ही वरदान का शौक है तो मैं तुम दोनों को वरदान देती कि जब तक तुम दोनों अपने हाथ से मेहनत करके दाना ना खाओगे, तुम दोनों को कहीं चैन नहीं आएगा और तुम दोनों हमेशा दूसरों की मदद भी करोगे। क्या? ये क्या कह रही हो परी? चुप कर जाओ। गौरी कवि चीख कर बोली थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। परी ने अपना वरदान दे दिया था। हाय, ये क्या हो गया? गौरी, इस परी का कुछ ना रहे। कालू कौवा जोर जोर से रोने लगता है, जबकि परी वरदान देकर वापस नदी में जा चुकी थी। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें ही आखिर आई हुई थी वरदान लेने की। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। रानो चिड़िया इतना कहकर वहां से चली जाती है, जबकि कालू कौवा और गौरी कवि उस दिन के बाद दिन रात मेहनत करते और अपना दाना मेहनत से ढूंढ कर खाते और वो दूसरों की भी मदद करने लग गए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सागर वाले जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसका साया बहुत घना था। उस पेड़ का साया इतना घना था कि वहाँ से सूरज की रोशनी भी नहीं गुजरती थी। एक दिन सख्त आंधी और तूफान आता है। जंगल के सब छोटे बड़े पेड़ टूट जाते हैं। उसी पेड़ की डाल पर सब पक्षी बैठे थे। मेरे दोस्तों, आंधी तूफान और बारिश ये तो ऊपर वाले के काम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक मजबूत घर हमने खुद बनाना है। मेरा घर बहुत मजबूत था, जिस पेड़ की डाल पर घर था वही टूट गई। हाय मेरी किस्मत, मैंने अपने सारे गहने घर बनाने पर लगा दिए। कालू, अब हम क्या करें? तुम सबकी परेशानियों का हल है मेरे पास। वो क्या रानो बहन? जब भी तूफान आता है तो हम कहाँ पनाह लेते हैं? इसी पेड़ पर। एक ही तो पेड़ है, जरूरत पड़ने पर यहाँ ही जमा होते हैं सब। तो क्यों ना घर भी इसी पेड़ पर बना लिया जाए? हाँ, ये ठीक रहेगा। ये पेड़ इतना बड़ा है कि अगर मुख्तलिफ डालों पर भी घर बनाने लगेंगे तो सबके घर अलग अलग दिशा में बन सकते हैं। ऐसे किसी और को तकलीफ दिए बिना हम आराम से रह सकते हैं। ठीक है रानो बहन, चलो अभी से काम शुरू करते हैं। सब पक्षी तिनके और सूखी लकड़ियां जमा करने लगते हैं। एक एक करके सब पक्षी उस पेड़ की छांव में अपने अपने घोंसले बना लेते हैं। पक्षियों, अपने घोंसले कच्ची मिट्टी से लेप करना। ऐसे घोंसले गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहेंगे। हाँ, बारिश से मिट्टी नरम हुई है। चलो कालू, हम भी घोंसले पर मिट्टी का लेप करें। गौरी, कीचड़ वाली मिट्टी एक ही बारिश में बह जाएगी। तुम नदी से चिकनी मिट्टी ले आना। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर सब पक्षी नदी पर चिकनी मिट्टी लेने चले जाते हैं। रानो चिड़िया भी चिकनी मिट्टी से अपना घर लेप करती है। अब उम्मीद है हम सुरक्षित हैं। गौरी का बेटा जग्गू अभी छोटा था। उसने अभी अभी उड़ना सीखा था। वो ज्यादातर उसी पेड़ की जड़ों में खेलता रहता था। समय गुजरता रहा। सब पक्षी अब सुरक्षित थे। अब बारिश या तूफान से पक्षियों के घोंसले ना गिरते, क्योंकि पेड़ के बड़े बड़े डाल और पत्ते हवा और बारिश रोक लेते थे। फिर एक दिन रानो चिड़िया देखती है कि जिस पेड़ पर घोंसले थे वो सूखने लगा था। उसके पत्ते जर्द होने लगे थे। मिठू भाई, क्या तुमने गौर किया? जिस पेड़ पर हमने बेफिक्री से घोंसले बनाए हुए हैं उसके पत्ते जर्द होने लगे हैं। हाँ रानो बहन, ये तो सच में समस्या वाली बात है। मिठू, अगर ये पेड़ सूख गया
तो हम फिर से बेघर हो जाएंगे। रानो बहन, सब मिलकर पेड़ को पानी देते हैं। कालू भाई को भी बुला लो। हाँ बोलो। रानो चिड़िया ने कहा है कि ये पेड़ सूख रहा है, इसको पानी देना है। सब पक्षी मिलकर पानी देंगे। अच्छा ठीक है, मैं कालू से कह दूंगी। कौन था गोरी? मोटी चोंच वाला था, कह रहा था पेड़ को पानी देना है, इसके पत्ते सूख रहे हैं। अरे बारिशें होती हैं, फिर भी पेड़ को पानी की जरूरत है। किसी ना किसी तरह तंग ही करना है उस रानो ने। कालू तुम जरा देख लेना, मैं सोने लगी हूँ। ऐसा कहकर गोरी कवि अपने घोंसले में लेट जाती है और सो जाती है। रानो बहन, इतनी बारिश में पेड़ को पानी की क्या जरूरत? कालू भाई आप खुद देख लो, पेड़ की हालत आपके सामने है। हाँ रानो बहन, चलो पहले पेड़ की जड़ों को साफ करते हैं। रानो चिड़िया, मिठू तोता और कालू कौवा मिलकर पेड़ की जड़ों को साफ करते हैं, पत्ते हटाते हैं और मिट्टी भी साफ करते हैं। फिर पेड़ के इर्द गिर्द पानी जमा होने के लिए एक वॉल बनाते हैं। चलो मिठू और कालू मिलकर नदी से पानी लाते हैं। फिर सब पक्षी नदी की तरफ जाते हैं, बाल्टियां भरते हैं और वापस पेड़ के पास आ जाते हैं। सब पेड़ को पानी देने लगते हैं। अचानक रानू चिड़िया की नजर छोटे छोटे पत्थरों पर पड़ती है। ये पत्थर यहाँ कैसे? मिठू भाई, शायद यही पत्थर है जिनकी वजह से पेड़ तक पानी नहीं पहुँचता। यहाँ रोज जग्गू खेल रहा होता है। हाँ, शायद जग्गू ने ये पत्थर रखे होंगे। फिर तीनों दोस्त मिलकर वो पत्थर हटाते हैं। जैसे ही पत्थर हटाते हैं, दीमक के कीड़े रानू चिड़िया को दिखाई देते हैं। देखो, हम समझ रहे थे कि पेड़ को पानी की जरूरत है। रानो बहन, मैं कल ही शहर जाकर दीमक मारने वाली दवा लाता हूँ। अगली सुबह मिठू तोता दीमक मारने वाली दवा लेने बाजार जाता है और दवा लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देता है। फिर सब पक्षी बाकायदगी से पेड़ को पानी देते हैं। दीमक मरने से और पेड़ को पानी देने से पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और सब पक्षी हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वो नन्हे पक्षी अपने घरों की हिफाजत के लिए पेड़ का ख्याल रख सकते हैं, तो हम इंसान अपनी ऑक्सीजन और ज़मीन की बढ़ती हुई गर्मी को रोकने के लिए पेड़ों का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम तो सब जिंदा रहने वाली जानदारों में से सबसे बेहतर जानदार हैं। इसलिए अपनी बका के लिए हमें भी पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए। आपका धन्यवाद।